यह तहरीर हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद के रिहायशी ने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजी है। लिखारी की दरख्वास्त पर उनके नाम और मुकम्मल पते को पोशीदा रखा गया है। सालाना छुट्टी पर परदेश से वापस आए मुझे चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझे अपनी बीवी मामूल से हटकर बेचैन और मुस्तरब दिखाई दी। मैंने खोज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी न हुई। जहन में कई तरह के सवालात गर्दिश करने लगे, जैसे कि शायद उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं रही। ये भी हो सकता है कि मैं उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रहा। क्या खबर मेरी गैर मौजूदगी में उसकी वाबस्तगी कहीं और हो गई हो, इसलिए मेरा घर आना उसे नागवार गुजर रहा है। कभी सोचूं कि शायद इसने अखराजात में बेतरतीबी बरती हो, इसलिए बेचैन हो कि कहीं मैं इससे भेजे गए पैसों के बारे में ना पूछ लूं। जब मामला ज़हनी फितूर का हो तो ये भी जहन में आया कि शायद इसे मेरे वालिदैन और बहन भाइयों का आना जाना पसंद ना हो। ये भी मुमकिन है कि मेरी अदम मौजूदगी में उसके रिश्तेदारों ने मेरे घर डेरे जमा रखे हों, जो मेरे आने पर उखड़ने की वजह से मोहतरमा परेशान हो। कई बार टटोला, पूछा और उगलवाने की कोशिश की, लेकिन बेफायदा। एक रात मुझे लगा कि बेगम मामूल से ज्यादा वॉशरूम के चक्कर लगा रही है, लेकिन हर बार मोबाइल फोन हमरा लेकर जाती है। मैं भी आहिस्ता मगर गैर महसूस तरीके से इसके पीछे हो लिया। वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन पानी की टूटी का शोर गालिब था। रात को जब बेगम सो गई तो मैं उसका मोबाइल चोरी उठाकर कॉल हिस्ट्री और पैगामात पढ़ने लगा। कुछ हाथ न लगा, लेकिन मेरे शक और वहम का बीज उगना शुरू हो गया। अगली रात के आखिरी हिस्से में फिर यही मशक शुरू हो गई और मैं वही कल वाले हरबों के जरिए जायजा लेता रहा, लेकिन कार्रवाई में इतनी नफासत थी कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ हाथ न आया। जब बिलावास्ता पूछने की कोशिश की तो आम ख्वातीन की तरह रोना धोना और शिकवे शिकायतें शुरू हो गई। उल्टा मैं अपने किए पर नादिम हो गया और मुआफी तलाफी की, लेकिन शक के बीच से उगा पौधा रोज बरोज बड़ा होता चला गया। मुझे लगा कि मेरी मुआफी से मामला और गंभीर हो गया है और मोतरस सरगर्मियों में मजीद एतमाद और उनका दौरानिया बढ़ गया है, लेकिन मेरे हाथ कोई सबूत न आया जिसको बुनियाद बनाकर बात कर सकूं। जब बदएतमादी रिश्तों में आगिस्ती है तो इंसान तजब्जुब और मुंतशिर सोचों की आमाजगाह बन जाता है, और यही कुछ मेरे साथ हो रहा था। ये कैफियत मेरा मोतमिद दोस्त कैसर कई दिनों से महसूस कर रहा था। कई बार उसने दबे लफ्जों मुझसे पूछा, लेकिन मैं नासाज तबीयत का बहाना बनाकर टाल मटोल से काम लेता। एक दिन तन आकर मैंने सारा माजरा कैसर को बता दिया। पहले तो वो गुस्सा हुआ कि ये कौन सा मुम्मा है जो तुम हल करने के लिए इतने दिनों से लगे हो, ये तो आम सी बात है। इसके मशवरे पर मैंने बेगम का कॉल डेटा निकलवा लिया। चूंकि सिम कार्ड मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, इसलिए कॉल डेटा निकलवाने में कोई खास रुकावट हायल न हुई। जब कॉल रिकॉर्ड और मशकूक सरगर्मी वाले वक्त का मवाजना हुआ तो मालूम हुआ कि इस वक्त वाकई मेरी बेगम के नंबर से कॉल एक नामालूम नंबर पर जाती रही है, और हर निस्फ शब के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता था। अब वो नंबर किसका है और मेरी बेगम किससे बातें करती है? ये मामला हल तलब था, लेकिन जैसे मुझ पर यह भेद खुला तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मेरी बेगम, जो कि मेरा प्यार था और जिसे मैंने बड़े नाज नखरों से रखा हुआ था, को आखिर किस चीज की कमी थी कि उधर उधर मुंह मारने लगी। पहली तस्दीक के लिए कि आया कि वो नंबर किसी मर्द के पास है या औरत के। मेरे दोस्त कैसर ने कॉल मिलाई। मैं इस वक्त हवास बाख्ता हो गया जब दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज ने कॉल मौसूल की। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। बहरहाल कैसर ने इकबाल जैसे फर्जी नाम से मुखातिब होने का पूछा। इस पर इस शख्स ने रान नंबर का कहकर कॉल मुनक़ते कर दी। कैसर ने मुझे जज्बाती और जल्दबाजी का मुजाहिरा करने की बजाय घर जाकर बेगम से आराम से बात करने का मशवरा दिया, क्योंकि कॉल डेटा रिकॉर्ड महज फोन कॉल्स और पैगामात के तबादले के औकात और दौरानिया के अलावा कॉल रिकॉर्डिंग और पैगामात का तहरीरी मवाद बताने से कासिर होता है।
बावजूद इसके मैं वही बैठे बैठे रिश्ता खत्म करने का इरादा कर चुका था, क्योंकि जो बात मेरे वहम गुमान भी तस्लीम नहीं कर सकते थे, मेरी बेगम इतनी दिलेरी के साथ मेरे पास लेट कर रही थी। कैसर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कसम उठाओ कि पहले तुम बेगम से तसल्ली के साथ बात करोगे और इस मामले के बारे में उसकी राय सुनोगे, इसके बाद फैसला करोगे। मैं ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया और कसम उठा ली। घर पहुंचा तो देखा कि ससुराल से मेहमान आए हुए हैं। भला जो शौहर रिश्ता खत्म करने का सोच रहा हो उसे बीवी के रिश्तेदारों से क्या लगाओ। बेरुखी और उकताहट के साथ में मेहमानों के साथ बैठा और बेताबी के साथ उनके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मेहमान निकले तो मैंने बेगम को बाजू से पकड़ा और कमरे में ले जाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। सहमी बेगम डर के मारे कांपने लगी। मैंने कहा कि सच सच बताओ, तुम रात को उठ कर किससे बातें करती थी, वगरना मैं अभी रिश्ता खत्म कर दूंगा। बेगम धाड़े मार मार कर रोने लगी और मुआफिया मांगना शुरू हो गई। साथ ये भी कहने लगी कि वाकई में आपकी मुजरिम हूँ, मुझसे गुनाह हुआ है। मैं समझा कि मेरा शक यकीन में बदल चुका है और ये कि मेरी बीवी अब किसी और पर दिल हार चुकी है। इस राज का खिलना मेरे ऊपर बिजली गिरने के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाया और कहा, अब बताओ कि आज ही माँ के घर जाना है या अदालती तरीके से अलहदगी चाहोगी। बेगम ज़ारो कितार रोने लगी कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि तुमने सफर के दौरान खुद ही तो दूसरी गाड़ी का इंतखाब कर लिया है। तकरीबन चिल्लाते हुए बीवी बोली कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा कि अभी भी ये इल्जाम है? सब कुछ मेरे सामने है। वो बोली, मेरी बात गौर से सुने। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और न ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक है। मैंने इस्तिफसार किया कि ये फिर क्या था। बेगम बोली, चंद हफ्ते पहले मुझे आबिदा के नंबर से मिलते जुलते नंबर से कॉल आई, जिसे मैंने गलती से मौसूल कर लिया। मर्दाना आवाज पाकर मैंने रॉन्ग नंबर का कहकर कॉल मुनक़ते कर दी। फिर बार बार कॉल्स आना शुरू हो गई जो मैं काटती रही। फिर साथ ही तरीफी कलिमात और मेरी आवाज की खूबसूरती के पैगामात पे दर पे आना शुरू हो गए। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया तो किसी दूसरे नंबर से यही सिलसिला शुरू हो गया। मैं नंबर्स ब्लॉक करती गई, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर मैंने कॉल बैक की, क्यों मेरा घर उजाड़ने के पीछे हो? जवाब मिला कि बस इतनी सी बात रोज कर लो तो मैं तुम्हें 3 दिन के बाद छोड़ दूंगा। मुझे क्या इल्म था कि वो 3 दिन मेरे गिले का फंदा बन जाएंगे। अब वो शख्स उन्हीं 3 दिनों की रिकॉर्डिंग के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझसे बातें करो वरना तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। अब भी वो धमकी आमेज पैगामात में तंग करता है तो मैं कॉल करती हूँ। मेरा गुस्सा अब हैरत से तशवीश में बदल रहा था। मैं सारी बात सुनकर उसी वक्त दोस्त के घर चला गया ताकि ये गुत्थी भी सुलझा लूं। कैसर ने सारी बात सुनने के बाद कॉल रिकॉर्ड दोबारा खोला और मेरी बेगम के बयानात का रिकॉर्ड से मुवाजना करने लगा। पहली रॉन्ग नंबर कॉल से लेकर यकतरफा पैगामात, फिर दूसरे नंबर समेत उनगिनत नंबरों से यकतरफा पैगामात, फिर बेगम की तरफ से कॉल, बाद में तवातुर के साथ 3 रोज कॉलें, और फिर अब तक पहले दूसरे नंबर से पैगामात और मेरी बेगम की तरफ से कॉल। ये सब रिकॉर्ड मेरी बेगम की बताई दास्तान की तस्दीक कर रहा था, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेगम कॉल्स में वही बातें करती रही जो वो मुझे बता रही है। इसके लिए मैं अगले 2 दिन इसके साथ बैठकर इस शख्स की ब्लैकमेलिंग का गवाह बना। अब की बार उसके भेजे गए धमकी आमेज पैगामात हमारी पुलिस शिकायत और कार्रवाई के लिए काफी साबित हुए। यूं एक उजड़ता घर तबाही से बचा, लेकिन मामला इस नहज पर आखिर पहुंचा क्यों? खुद से निमटने की बजाय बेगम को सारा मामला बर वक्त मुझे बताना चाहिए था ताकि वो इस जाल में न फंसती। दूसरी गलती मेरी है कि अपनी बीवी को इतना एतमाद और यकीन न दे रखा था कि वो ऐसी बात मुझे बताती। तमाम शोहरों को बिलमूम और परदेसियों को बिलखुसूस चाहिए कि अपनी बेगमात को एतमाद, जुरात
आगाही और इजहार की इतनी आज़ादी दे ताकि वो बीमार मुआशरे की ऐसी हरकत का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे सके बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको भी बता सके, ताकि कोई बदकिरदार शख्स उनकी शराफत को उनकी कमजोरी ना बना सके। अगर आप भी परदेसी हैं या कभी परदेस रहे हैं, चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब, मुल्क और इलाके से हो, आप अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर दूसरे परदेसी भाइयों के लिए मुफीद और इस्लाही कहानी हमसे शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी आप बीती भेज सकते हैं। हम मुकम्मल राजदारी, नाम और मकाम की तब्दीली के बाद आपकी कहानी अपनी आइंदा की किस्त में शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी तहारीर मुफीद और अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसे अपने परदेसी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।